अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समी और मेरे साथ हैं अब्दुल। आज हम बात कर रहे हैं कि मार्स पर जाने का की डिटेल्स क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कब जा सकते हैं, कितना टाइम लगता है और स्पेस ट्रैवल का आज हमारा टॉपिक है। और आज हम बात शुरू करते हैं अब्दुल के साथ। अब्दुल मेरे भाई के बेटे हैं, बहुत से लोग तो ऑलरेडी जानते हैं, जो नहीं जानते जो उनसे बाहर से देख रहे हैं उनके लिए है। और स्पेस में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो सबसे पहले तो मार्स के टॉपिक जाने से पहले बताएं कि आपको स्पेस के टॉपिक में इंटरेस्ट कब से आना शुरू हुआ। मुझे स्पेस के टॉपिक में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ काफ़ी अर्ली यंग एज से था। अभी आपकी एज कितनी है? अभी मैं 16 ईयर्स का हूँ तकरीबन। मुझे 5-6 ईयर्स की एज से स्पेस के टॉपिक में इंटरेस्ट था। 5-6 ईयर्स की एज से? 5-6 ईयर्स की एज से। और उसकी स्टोरी अगर आप मुझे चाहते हैं मैं उसकी जी प्लीज़। स्टोरी इसकी ये है कि मेरी खाला थी, उन्होंने मुझे एक यूट्यूब वीडियो दिखाई थी। इस तरह छोटी सी वीडियो थी बच्चों के लिए, और लेकिन उसी वीडियो को पता नहीं मैंने 100 दफ़ा बार बार देखा और उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। वो बच्चों की नर्सरी राइम होती है, उसमें प्लैनेट्स के नाम थे, लेकिन उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया इस चीज़ में। तो फिर स्कूल के एज में, अभी भी आप स्कूल में, अभी तो आपका कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो स्कूल की एज में आपने कैसे, किन बुक्स को पढ़ा, कैसे आपका इंटरेस्ट आगे चलता रहा? स्कूल में क्या नाम है, पहले अभी तो नहीं करते थे जब मैं 9-10 साल की उम्र का था, तब मैंने लाइब्रेरी से स्पेस के बारे में बुक्स लेता था। आजकल तो नहीं लेता इतनी ज़्यादा, क्योंकि अब तो ये क्या नाम है इंटरनेट एक्सेस वगैरह भी आता है, पहले उसमें नहीं था इतना ज़्यादा। लेकिन पहले मैं तो डिफरेंट टॉपिक से बुक्स, उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और काफ़ी चीज़ें मैंने उससे लर्न की। ठीक है, ठीक है। तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं, थोड़ा सा करीब आते हैं टॉपिक के, अभी बिल्कुल डिटेल में नहीं जाते हैं। तो जनरली बताइए, जो हम एक अर्थ पे रहते हैं, ये तो एक कॉमन नॉलेज है कि अर्थ एक प्लैनेट है और बहुत सारे और प्लैनेट्स हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि सोलर सिस्टम जो हमारा बिल्कुल नियरेस्ट जो प्लैनेट्स हैं, जो 8-9 प्लैनेट्स हैं और सूरज है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए एक आम व्यूअर के लिए, कि उनको पता चले कि हम एक बड़े सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, सिर्फ सोलर सिस्टम की अगर आप चाहें तो बताएं। हमारा जो सन है, जो सूरज है, वो क्या नाम है, एक तरह से एक बॉल है गैसेस का। उसमें तकरीबन 75% हाइड्रोजन है और 25% हीलियम है। और अपना जो उसका सेंटर है, जो उसका कोर है, उसमें वो उनको फ्यूज़ करके आपस में जोड़ के हैवियर एलिमेंट्स बनाता है ऊपर वाले। तो और उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि कभी कभी तो मैटर जो है वो डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाली जो एनर्जी होती है, ये रेडिएट करके हमें लाइट और वार्मथ की फॉर्म में हमें अर्थ फील होती है। अच्छा, तो वो और जो लाइट अर्थ सन से आ रही है, उसको यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगता है? अच्छा, लाइट जो होती है वो शुरू तो अंदर सन के इंटीरियर में होती है, सरफेस पे शुरू नहीं होती। तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, क्योंकि वो बाउंस करके आ रही होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन करनी होती है। लेकिन जब मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको विद इन सन उसको घूमते हुए लग क्योंकि जाते वो हैं। क्या नाम है कलेक्शन करती हुई आ रही होती है, उसका स्ट्रेट पाथ नहीं होता। तो वो बार बार टकरे खा खा के जब इवेंचुअली निकलती है वो सरफेस से, तो उसको तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं हमारे तक पहुंचने के। तो यानी कि अगर अभी सूरज गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट 20 सेकंड तक पता नहीं लगेगा। 8 मिनट 20 सेकंड तक पता नहीं चलेगा। और लाइट की स्पीड नाजरीन इतनी तेज़ है कि अर्थ जो पूरा प्लैनेट है उसके अराउंड लाइट, अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है इतना बड़ा डिस्टेंस, तो लाइट 1 सेकंड में 7 टाइम्स उसके इर्द गिर्द स्पिन कर सकती है। यानी 7 दफ़ा वो दुनिया के चक्कर लगा लेती लाइट 1 सेकंड के अंदर। यानी इतनी ज़्यादा लाइट की स्पीड होती है। 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड है अगर हमारे लोकल यूनिट्स में बात करें। लेकिन सन इतनी दूर है हमारे से, सूरज इतनी दूर है कि उसको यहाँ तक आते आते 8 मिनट और 20 सेकंड लग जाते हैं। अच्छा, तो सूरज से ज़मीन का फासला का तो अंदाज़ा हुआ। बाकी प्लैनेट्स के बारे में बताइए, हमारे नेबरिंग प्लैनेट्स कौन से हैं? अच्छा, मैं आपको अपने यूनिट्स में अंदाजे में बता दूं कि सूरज और अर्थ का तकरीबन फासला जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। तो काफ़ी लंबा फासला है, और उसको इसके लाइट को पहुंचने तक कितना टाइम लगता है। और क्या नाम है फिर उसके अलावा जो होता है फिर हमारा पहला प्लैनेट जो है वो मरकरी होता है। और मरकरी जो है वो सन से सबसे करीब वाला प्लैनेट है, तकरीबन 50 या 60 मिलियन किलोमीटर दूर है। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूँ कि जो अर्थ और सन का डिस्टेंस है ना, 150 मिलियन किलोमीटर। एक सेकंड यहाँ पर रुकिए, मैं ज़रा अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ कि हम हमारा स्टूडियो का इस वक्त कार के बूट में बैठे हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द एक बड़ा खूबसूरत सनी डे है। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका एक व्यू करवा देता हूँ। क्या मैं हमारा इस वक्त बाहर क्या है, हमारे पास एक व्यू है एक्सपेंसिव सा, और हम इस सारी जगह पे फोकस हम कर रहे हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा है कैमरा में, आप हमारे एक मेसी सा अनटाइडी सा कार का बूट देख रहे हैं।
और आज हमारा टॉपिक है स्पेस। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो अर्थ और सन का डिस्टेंस है वो उसको हम लोग जो 150 मिलियन किलोमीटर है उसको एक लोग कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको ये जो डिस्टेंस है उसको यूनिट की तरह भी यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दोबारा से बताइए। वो जो अर्थ और सन का डिस्टेंस है अर्थ और सन का 150 मिलियन किलोमीटर तकरीबन। 150 मिलियन किलोमीटर। हाँ जी, इसको कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, ठीक। तो अच्छा पहले इसकी वजह यही है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सॉरी, हम जिस तरह आपको बताया रोड पर बैठे कार गुजर रही हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब ये है क्योंकि स्पेस इतनी बड़ी है कि हमें बड़े यूनिट्स चाहिए उस स्पेस को मेजर करने के लिए। तो एक सन और अर्थ के डिस्टेंस को हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल अगर आपके नाम है मतलब एक तो उसका ये फायदा है कि आम इंसान के लिए उसको समझना भी आसान हो जाता है। अगर आप उसको बताएंगे 150 मिलियन किलोमीटर उसको इतनी समझ नहीं आएगी, चाहे इसके क्या बताएं जो सूरज अर्थ का डिस्टेंस है उसको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल एक तो ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े नंबर्स हैं तो उनको भी समझना, और इससे भी बड़ा डिस्टेंस ज़्यादा लाइट ईयर, लेकिन हमारे इस आज के टॉपिक में वो रेलेवेंट नहीं है। लाइट ईयर होता है बेसिकली जो लाइट को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अर्थ से सन तक उसको क्या नाम है 8 मिनट लगते हैं, तो उसको साल में जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकती है वो है हमारा लाइट ईयर, लेकिन वो आज के टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है इतना ज़्यादा। तो लाइट को एक साल में जितना डिस्टेंस तय करेगी उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर बेसिकली ड्यूरेशन नहीं है, लाइट ईयर एक डिस्टेंस का लाइट नाम ईयर है। एक डिस्टेंस है। लाइट ईयर एक डिस्टेंस का नाम है। अच्छा, तो नेबरिंग प्लैनेट का आपने बताया। अब हम फोकस करते हैं, आज का जो कोर टॉपिक है वो है ट्रैवल टू मार्स। तो फिर अपने बाकी प्लैनेट्स का फिर ओवरव्यू आप कंटिन्यू करें, एक क्विक ओवरव्यू दे दें ऑडियंस को, फिर उसके बाद हम मार्स पे फोकस करते हैं। सन का तो हमने डिस्कस कर लिया, सन तो सेंटर हो गया सोलर सिस्टम का। तो काफी ब्रीफ ओवरव्यू दिया, काफी अंडर डिटेल में दिया। अगले एपिसोड में हम इस पर ज्यादा डिटेल से बात करेंगे। अगले एपिसोड ज़्यादा डिटेल से बात की जा सकती है। अच्छा, मरक्यूरी जो हमारा पहला प्लैनेट है वो मोस्टली मेटल्स का बना हुआ है, छोटा सा प्लैनेट है, तकरीबन हमारा मून से थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और उसमें कोई एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं है, बस बोरिंग सा प्लैनेट है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है उसको स्टडी करना। फिर सेकंड नंबर पे आएंगे और इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, यानी कि गर्म होता है काफ़ी, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एक साइड ज़्यादा गर्म होती है, दूसरी साइड ठंडी। सन के तो नियरेस्ट है उसको तो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए। हाँ जी, जो साइड सन को फेस कर रही होती है वो यकीन बहुत गर्म होती है, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा वगैरह नहीं है, उसको इस तरह कंबल नहीं होता, कंबल आपकी जो हीट होती है उसको कैप्चर कर लेता है, कंबल उतारेंगे तो आप ठंडे हो जाएंगे, तो वो नहीं है। तो दूसरी साइड जो होती है जहाँ पे जो नहीं फेस करी होती सूरज को, वो बहुत ठंडी होती है और नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि वो कंजर्व नहीं करता उस हीट को, वो बस लूज कर देता वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, बस एक साइड बहुत गर्म होता है, एक साइड से बहुत ठंडा होता है। ठीक। अच्छा, सेकंड नंबर पे आएंगे आप वीनस पे आएंगे, तो वीनस का काफ़ी ज़्यादा थिक एटमॉस्फेयर है। वीनस को कहते हैं अर्थ का सिस्टर प्लैनेट है, उसका साइज़ भी अर्थ के निस्बत करीब है, और उसका क्या नाम है, उसकी ग्रेविटी भी तकरीबन अर्थ के निस्बत करीब है, और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिक है, लेकिन उसका तकरीबन 90 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर होता है सी लेवल पे अर्थ के निस्बत। 90 टाइम्स तो 90 बहुत times। थिक गैसेस हाँ हैं जी, उसके। अगर आप समंदर में जाएं और 1000 मीटर नीचे जाएं ना, तो आपको उसका इक्विवेलेंट प्रेशर आपको फील होगा। समंदर में आप 1000 मीटर नीचे हो अर्थ पे, तो आपको इतना प्रेशर फील होगा जैसे आपको वीनस पे सरफेस पे खड़े होकर फील हाँ होगा। जी, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और लेकिन उसके अलावा जो है कोई प्रोब्स जा चुकी हैं वीनस पे? फिर सोवियट्स ने भेजे थे, मुझे नहीं लगता कि नासा ने कोई प्रोब्स भेजे थे, सोवियत प्रोब्स थे, लेकिन उसके कंडीशंस इतनी हार्श है क्योंकि टेम्परेचर वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, और आपको पता है कि एटमॉस्फेयर होगा तो वो हीट काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रैप करेगा, और तो इसलिए, और उस पर रेन भी एसिडिक वगैरह होती है, काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन है, तो क्या नाम है प्रोब्स भेजे थे, लेकिन 2-3 घंटे बाद वो बस ख़त्म हो गया, तो ज़्यादा का, लेकिन जो उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन वापस भेजी थी, लेकिन 2-3 घंटे बाद उसकी डिस्फंक्शन हो गई। अच्छा, और क्या नाम है थर्ड पे अर्थ पे आते हैं। हाँ जी, अर्थ पे आते हैं। वीनस का आपको बताना चाहता हूँ कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर इतना थिक है वो इसलिए है क्योंकि आपने सुना होगा अर्थ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, बेसिकली वही है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम वर्जन हुआ है उसका। तो इस वजह से उसका एटमॉस्फेयर इतना थिक और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, तो उसमें ज़्यादा गर्म होगा। यानी अगर हमने अपने एनवायरनमेंट का ख्याल ना रखा और कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह एनवायरनमेंट में फैलती रही, तो चंद हज़ार और चंद मिलियन सालों में हमारा भी यही हाल हो जाएगा। एक पॉइंट पे पहुंच के ना आपका क्या नाम है इतनी गर्म हो जाती है प्लैनेट के, वो खुद ही आगे लगाता है खुद ही, तो वो आपको पॉजिटिव फीडबैक लूप बच जाता था कि आप उसको कुछ ऐड ना भी करें, खुद ही वो बढ़ता रहेगा। अभी हम वहाँ से रिवर्सल फिर पॉसिबल नहीं होगा यानी। तो वीनस के साथ यही हुआ है कि रिवर्सल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि खुद ही इतना गर्म हो गया कि वो खुद ही उसको और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाता है साथ।
अच्छा फिर अर्थ पे आ जाए, अर्थ पे तो पता ही अर्थ का होगा, तो ब्रीफ सी समरी देते अर्थ हैं। का तो अर्थ पता ही हमारा होगा, होम प्लैनेट है। तीसरा प्लैनेट है हमारा, यहाँ पे तो पता ही है, हम वहाँ पे रहते भी है, सबसे ज्यादा मैन मिशन अर्थ पे जा चुके हैं। और क्या नाम है, अर्थ का एटमोसफियर भी हमें अच्छा ही लगता है, इसलिए हम जिंदा रह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अर्थ जो है वो सन के हमारे गोल्डी लॉक जोन में है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि इतना करीब नहीं है कि लिक्विड वाटर अगर सही कंडीशन में हो तो लिक्विड वाटर इवेपोरेट ना हो, और इतना दूर भी नहीं है कि वो फ्रीज हो जाए, तो वो सही मिडिल वाले जोन पे है। और अर्थ पे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की तलाश अभी तक जारी है, अभी तक कोई मिला नहीं है। अभी तक क्योंकि ह्यूमंस तो काफी बेवकूफ है अभी तक। हाँ, तो ये ये सब बात आपने सही है। अच्छा, अब अगले अगले प्लान पे जाए, मार्स में जो फोर्थ प्लानट है उसको रेड प्लानट भी किया जाता है। मार्स जो है वो साइज की निस्बत है तकरीबन, अगर अर्थ का आप देखें डायमीटर है तकरीबन 6000 किलोमीटर, तो मार्स का सॉरी रेडियस रेडियस आप 6000 किलोमीटर, तो मार्स का तकरीबन 3500 है, तकरीबन हाफ है। और उसकी ग्रेविटी जो है तकरीबन थर्ड है अर्थ की। लेकिन क्या नाम है, मार्स को हम अपने अपने देखते हैं कि अगर हमने ह्यूमंस ने किसी और प्लैनेट पर रहना तो मार्स होगा। अच्छा, अब बाकी सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट से सिर्फ नाम हम अभी ये वीडियो के लिए बता देते हैं, लेकिन फोकस अब मार्स पे करते हैं क्योंकि हाँ जी। वीडियो की ड्यूरेशन है हमारे व्यूअर्स के लिए एक लेंथ है जो वो पसंद करते हैं। तो अब बाकी प्लैनेट्स का क्विकली बस नाम बता दें और टेम्परेचर टाइम क्विकली वन लाइनर बता दें, फिर हम मार्स मैं के चाह फाइनल मैं टॉपिक पे फोकस मैं करते हैं। चाह रहा हूँ कि बाकी प्लैनेट को हमेशा आप छोड़ दें, क्योंकि 4 टेरेस्ट्रियल है, फिर बाकी गैस जाइंट्स है, बाकी गैस तो जाइंट्स उनको अलग ही क्लासिफिकेशन है, उनके फिर अलग एपिसोड। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम गैस जाइंट्स की बात कर लेंगे। एक नाम अगर सरसरी से बताना चाहें, मार्स के बाद जुपिटर है। मार्स के बाद बस जुपिटर आता है, उसको काफी मून्स है, सबसे बड़ा प्लैनेट है ऑब्वियसली। फिर सैटर्न आता है, उसकी रेंज आपको पता है फेमस है। यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है, थोड़े से आपस में एक दूसरे से लगते हैं, एक थोड़ा सा लाइट ब्लू, एक थोड़ा सा डार्क ब्लू। ये सब गैस जाइंट्स हैं। ये चारों तो गैस फिर इन पे हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो पहले जो 4 प्लैनेट्स हमने डिस्कस किए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अर्थ पे तो हमारा होम प्लैनेट है, और मार्स की अब हम बात करेंगे। अब बाकी जो पार्ट है वीडियो को उसमें हम फोकस करते हैं कि जो मार्स के जो ट्रैवल मिशंस हैं, जो प्रोब्स जा चुकी हैं, रोबोट्स ऑलरेडी जा चुके हैं, और जो ह्यूमन मिशंस हैं उनमें कहाँ तक डेवलपमेंट हुई है, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, क्या कंसिडरेशंस होती हैं, तो उस बारे में ज़रा बताइए। एक क्विक समरी दीजिए कि अभी तक क्या प्रोब जा चुकी हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं टॉप लेवल पे, और आगे क्या नज़र आ रहा है। अच्छा, मार्स जो हमारा फोर्थ प्लैनेट है, इसका आपको ये बताना भूल गया मैं कि क्या नाम है, अर्थ का आपको बताया था कि वो गोल्डीलॉक्स जोन में है, तो मार्स भी हमारे गोल्डीलॉक्स जोन में आता है। वो थोड़ी सी फार रीचेस में आता है, यानी कि थोड़ा सा ठंडी एरिया में, लेकिन फिर भी आता है वो। यानी कि अगर आप उसको अर्थ जैसा एटमोसफियर दें और बाकी चीज़ें दें तो लिक्विड वाटर वो हो सकता है। और साइंटिस्ट को उन्होंने जो काफ़ी पोज भेजे, आपको पता ही होगा, नासा ने भी भेजे, सोवियत से भेजने की कोशिश किया, लेकिन उनका सक्सेसफुल नहीं रहा कुछ भी। तो वो मिशन स्पेस तक जा सका था। कुछ तो क्या नाम है, कुछ जो थे वो एटमोसफियर में बर्न अप हो गए थे जाते हुए, उनका मसला हो गया था, ऐसे निकल नहीं सके थे। और कुछ जो लैंडिंग, काफ़ी दफ़ा ये होता है कि मार्स का एटमोसफियर इतना मुश्किल है लैंड करने के लिए कि वहाँ पे लैंड नहीं कर सकते सही तरह से, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द नासा के भी काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन हाफ जो उन्होंने भेजे थे, मुझे लगता है, मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाफ जो उन्होंने भेजे थे मुझे लगता है वो फेल हो गए थे, लैंडिंग ओवरऑल फेल हो हाँ जी, ओवरऑल फेल हो गए थे। और वो भी मेजॉरिटी लैंडिंग में मार्स, यहाँ से तो आराम से चले जाते हैं, लेकिन मार्स पर लैंडिंग करने में मुश्किल होती है। अच्छा, मार्स जो है हमारा, अच्छा उन रोवर्स को ये पता लगा है कि मार्स पे तकरीबन 3.5 या 4 बिलियन ईयर्स पहले सही कंडीशन थी लाइफ के लिए बिल्कुल, और लिक्विड वाटर भी था और बाकी सारा कुछ एटमोसफियर भी ठीक था, यानी कि इस तरह की कंडीशन थी कि लाइफ उसको आराम से हार्वेस्ट कर सके। और 4 बिलियन ईयर्स 4 बिलियन ईयर्स पहले, और बिलियन, तो अर्थ की तो पूरी लाइफ ही तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स है, 5 बिलियन ईयर्स है। हाँ जी बिल्कुल शुरू में, क्योंकि मार्स आपको पता होगा छोटा प्लैनेट है अर्थ की निस्बत, और आपको ऑब्वियसली हाफ रेडियस है उसका, लेकिन हाफ रेडियस की वजह से वॉल्यूम उसका तकरीबन 8 टाइम छोटा होगा। सही। तो ये तो सिंपल मैथ्स है। अच्छा, इसकी वजह से जो है वो उसका आपको पता होगा, प्लैनेट्स का एक्सटीरियर होता है, फिर अंदर उसका कोर होता है, कोर गर्म होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक शील्ड बनती है प्लैनेट के अराउंड, जो सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो क्योंकि वो आयरन की बॉल होती है, वो घूम रही होती है, और क्या नाम है, मोल्टन आयरन की बॉल होती है, उससे मैग्नेटिक शील्ड आती है, तो जो सन की जो हमारी रेडिएशन होती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन मार्स छोटा प्लैनेट है, वो जल्दी ठंडा हो गया, उसका कोर जो है वो सॉलिड हो गया, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गई। अच्छा, ये बंद होने का कॉन्सिक्वेंस ये था कि जल्दी बंद हो गई, क्योंकि छोटा प्लैनेट है तो जल्दी से अपनी हीट जेनरेट कर देता है। अर्थ का तो अभी तक मोल्टन है। अच्छा, तो अभी तक मोल्टन है अर्थ का। अर्थ का अभी तक मोल्टन है। अच्छा, तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का होने का, जो सोलर विंड है ना, जो हमारा सन रेडिएट कर रहा है, वो
मार्स के एटमॉस्फेयर को हिट कर करके आहिस्ता आहिस्ता उसको शेप करके उसको हटा लेंगे। तो फिर उसका अभी जो इसलिए जो अभी मार्शियन एटमॉस्फेयर है वो बहुत छोटा पतला हो गया, काफ़ी कम हो गया। लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करता है। अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अर्थ के तकरीबन 0.6 है, 0.6% है अर्थ की निस्बत। और कितनी कौन सी गैसेस ज्यादा एम्पल है वहाँ पे? मार्स में जो 0.6% काफ़ी बहुत थिन एटमॉस्फेयर है, यानी कि बहुत तकरीबन थोड़ा। हाँ जी। लेकिन जो गैसेस एग्जिस्ट करती है वहाँ पे वो हैं मीथेन। मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड है, तकरीबन 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिर 2% नाइट्रोजन और 2% अदर ट्रेस गैसेस। इस रीज़न ये है कि ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना बड़ा रिएक्टिव वॉलेटाइल कंपाउंड है। कहीं पे भी एग्जिस्ट करता भी हो ना तो वो फौरन थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, रिएक्ट करके। उसको किसी चीज से केमिकल रिएक्शन हाँ जी, करना है। अर्थ पे इतनी देर तक ऑक्सीजन इसलिए है क्योंकि हमारे पास ये दरख्त हैं, बाकी चीज़ें जो रिप्लेनिश करते रहते हैं हमारी सप्लाई, ताकि ये बर्न हो सर ख़त्म हो थोड़ी देर वापस आ जाती है। तो इसलिए हमारे पास अर्थ पे ऑक्सीजन है। आपको रियलाइज़ क्या होगा कि बाकी प्लैनेट्स जो हैं हमारे सोलर सिस्टम के, उनमें भी इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड ही मोस्टली एटमॉस्फेयर में, ये ऑक्सीजन एक स्टेबल फॉर्मेशन है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ऑक्सीजन इतना स्टेबल नहीं है, इसलिए उसको बार बार आपको रिप्लेनिश करना पड़ता है। अच्छा, बाकी वापस आए इस टॉपिक पे, मार्स के ऊपर। अच्छा, मार्स जो है आपको पता है छोटा प्लैनेट है काफ़ी, तो लेकिन मार्स का जो एरिया है ना वो तकरीबन इतना है जो हमारी ज़मीन के जो लैंड है उसका एरिया, क्योंकि आपको आपने सुना ही होगा 30% वाटर, 30% लैंड है, 70% वाटर है। तो जो 30% लैंड है अर्थ का, वो तकरीबन पूरे मार्स के एरिया का आता है। हाँ, I see। तो यानी कि काफ़ी छोटा सरफेस एरिया की रेसिपी भी, लेकिन हमारे जो अभी है उससे इक्विवेलेंट ही है। और उसके ऊपर आप, क्योंकि हंसना हमारे अर्थ पे है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पे, बर्फ होती हाँ है। जी बर्फ होती है। मार्स पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। नॉर्थ पोल में और साउथ पोल पे बर्फ है, लेकिन वो सिर्फ पानी की बर्फ नहीं है, पानी की बर्फ भी है, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्रीज होके ना, वो उस फ्रोजन फॉर्म में क्या नाम है, ड्राई आइस बन के वहाँ पे पड़ी हुई है। तो इतनी ठंड होती है कि वो, ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड हाँ है। इतनी ठंड होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीज होके नीचे। तो वाटर नहीं है? वाटर है, काफ़ी ज़्यादा वाटर है। और क्या नाम है, मार्स में उनको अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स मिले हैं वाटर के, और अबव ग्राउंड के पोल्स पे आइस कैप्स में काफ़ी ज़्यादा जो क्योंकि आपको बताया था कि पहले मार्स के ऊपर ओशंस होते थे पहले, लेकिन जो ओशन जब चले गए हैं तो ओशंस है वो बस अंदर क्या, कुछ तो अंडरग्राउंड चले गए हैं, कुछ आइस कैप्स पे है तो सही, लेकिन एटमॉस्फेयर के लैक की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा रैप अप करते हैं और आप बताइए, जो आप खुद भी एक सिमुलेशन एक्सरसाइज में आजकल इंटरेस्टेड हैं, तो जब अर्थ से मार्स में जाना होता है तो थोड़ी सी उसके चेक पॉइंट्स बताइए, कंसिडरेशंस बताइए, और कब कब वो हम जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं या उसके लिए कुछ टाइमिंग? अच्छा, अभी फिलहाल तो क्या आपको पता ही होगा, मेजर लीडिंग स्पेस एजेंसी नासा ही है, लेकिन नासा ऑब्वियसली गवर्नमेंट एजेंसी है और उसको फंडिंग भी लिमिटेड मिलती है, और इसलिए वो थोड़ा सा स्लो पेस है। उसकी निस्बत जो स्पेस एक्स है उनकी थोड़ी सी तेज पेस है। स्पेस एक्स जो एलोन मस्क की कंपनी, जिसकी टेस्ला भी है, उनकी काफ़ी तेज पेस है नासा की निस्बत, और नासा के साथ काम कर रहे होते हैं, कुछ कुछ उनका इंडिपेंडेंट हो रहा होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों की स्पीड ज़्यादा तेज़ है। तो क्या नाम है, उन्होंने एक रॉकेट डेवलप करे हैं, वो अभी उसका नाम है स्टारशिप, और वो 2 स्टेज रॉकेट है, यानी कि उसकी एक अपर स्टेज है और लोअर स्टेज है। लोअर स्टेज वो नीचे गिर जाती है बाद में, और अपर स्टेज रहती है, और उसकी कैपेसिटी है तकरीबन 100 लोगों को वो कैरी कर सकती है, और 100 टन लेके जा सकती है वो, 100 टन्स 100 मेट्रिक टन। टन्स 100 टन्स। हाँ ठीक, काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। आपको पता ही होगा सैटर्न 5 जो हमारे अपोलो एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक गया था, उससे भी बड़ा रॉकेट है। ठीक है। तो क्या नाम है, इसका प्रोसेस जो है मार्स तक पहुंचने का, आपको अगर आप स्पेस वगैरह में आप रिसर्च करते हैं तो आपको पता होगा कि स्पेसएक्स का मेन इनिशिएटिव जो था वो है कि रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने होंगे। तो रीयूजेबल, फुली रीयूजेबल है, इसकी कॉस्ट इसकी काफ़ी कम है, और इसकी जो चाहता है इलोन मस्क, इसकी कॉस्ट है तकरीबन, लेके आना चाहता है उसको $2 मिलियन पर लॉन्च। अभी तो वो 100 मिलियन के करीब है। अभी जो नासा रॉकेट लॉन्च करती है वो तो कभी कभी बिलियन में भी चले जाते हैं, लेकिन तकरीबन $500 मिलियन। तो ये व्यूअर्स को ये बताते हैं कि जो रॉकेट जाता है स्पेस मिशन पे, वो प्रीटी मच पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। जो स्पेस शटल था उसके काफ़ी ज़्यादा रियूजेबल पार्ट्स थे, स्पेस शटल खुद भी रियूजेबल था, उसके सॉलिड रॉकेट बूस्टर साइड पे वो भी नीचे गिर जाते, लेकिन फिर भी उसके $450 मिलियन कॉस्ट थी पर लॉन्च। तो $2 मिलियन पर लॉन्च काफ़ी लो कॉस्ट है।
और इसके अलावा इसमें वो मेजॉरिटी बस फ्यूल की कॉस्ट मेजॉर फ्यूल भी है, और फिर आपको पता है कि आपको लॉन्च पैड के पैसे देने पड़ते हैं, और फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन वगैरह होती है सारा। लेकिन उसका बॉडी डैमेज नहीं हो हाँ रही जी, है हाँ आपको जी, दोबारा सारा कुछ मिला के इसकी $2 बिलियन पर हुआ, लेकिन ये स्पायर्ड कॉस्ट है अभी, क्या नाम है, अभी तक ऑब्वियसली अभी तो, अचीव नहीं हुई अभी। क्योंकि अभी तो रॉकेट बना ही नहीं है, अभी तो वो डेवलपमेंट के स्टेजेस में है अभी। आ, तो क्या नाम है, इस रॉकेट के कॉस्ट है $2 बिलियन पर लॉन्च जो चाहते हैं वो। और ये रॉकेट ऐसा है, वो कहते हैं कि इसको मून तक भेजना है, मून बेस जो बनानी है, और मार्स तक भेजना है। अच्छा, मार्स पर थोड़ा फोकस करेंगे क्योंकि हमारा टाइम भी काफ़ी चल रहा है। तो जो बेसिकली 2 स्टेज रॉकेट है, जो काफ़ी लंबा चौड़ा रॉकेट है। तो वो रॉकेट अर्थ के ऊपर से टेक ऑफ करेगा, लिफ्ट ऑफ करेगा, ठीक है, और फिर वो ऑर्बिट पे पहुंच के ना, जब ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा अर्थ के अराउंड, अपनी जो फर्स्ट स्टेज है, यानी कि जो निचला पार्ट है रॉकेट का, उसको अलग कर देगा। तो वो फिर जाके ना नीचे ज़मीन की तरफ गिरेगा, और न जो अपने लॉन्च पैड को वापस जाके लैंड कर देगा, ताकि ये दोबारा इसमें फ्यूल डाल के दोबारा यूज़ कर सके। ये इसकी स्पेशल पार्ट है रॉकेट का। ये जो अभी तक नासा के रॉकेट्स हैं उनमें तो ऐसे हाँ लैंडिंग जी, की कैपेसिटी उसमें जब स्टेज डिटैच होती है तो वो नीचे गिर के तबाह हो जाती है, तो इसलिए वो रीयूज़ नहीं होती। अच्छा, जब ये स्टेज नीचे गिर जाती है तो ये रीयूज़ हो जाती है, फिर ये स्टोरी से निकल जाती है हमारा ऊपर वाला पार्ट है इसका। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट भी है, तो उसके अंदर भी फ्यूल होता है। अच्छा, तो एक और रॉकेट टेक ऑफ करेगा इसमें, उसके ऊपर एक और स्टारशिप जैसा होगा, लेकिन उसमें सिर्फ फ्यूल होगा, उसमें पैसेंजर्स नहीं होंगे, ठीक है। और फिर उसका भी लोअर स्टेज नीचे गिर जाएगी, फिर ये दोनों जो है ना, ये आपस में मिलेंगे, और फिर जो दूसरा फ्यूल वाला होगा, फ्यूल टैंकर होगा बेसिकली, ये अपना फ्यूल जो है वो जो पैसेंजर्स वाला है उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। जो पैसेंजर की उसमें सेक्शन में फ्यूल था वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए हाँ जी, वो थोड़ा बहुत है, तो इसके वो खत्म हो गया होगा, तो उसको एक रिजर्व फ्यूल का टैंक ला के एक्स्ट्रा फ्यूल दे हाँ, दिया उसको उसके अंदर फ्यूल भर देगा, फिर वो फ्यूल भर के ना खुद वापस नीचे अच्छा, वो फिर वापस चला जाएगा। खुद वापस जाके लैंड कर जाएगा। अच्छा, फिर ये हमारी स्पेसशिप है, उसका फ्यूल फुल है, अर्थ के राउंड ऑर्बिट कर रही है। अच्छा, अब वो मार्स के बारे में एक बात करना, पहले मैं याद नहीं रहा कि क्या नाम है मार्स। आप ये नहीं कर सकते कि कभी भी किसी वक्त भी आप जस्ट उठा के अपनी स्पेसशिप आप मार्स तक ले जाएं, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होता है, तो आपको बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता है, और कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा भी होता है कि आपके करीब बिल्कुल अलाइन होता है। तो आप ये चाहते हैं कि जब अलाइनमेंट सही हो ना, तब आप लॉन्च करें अपना, ठीक है। और ये लॉन्च विंडो कहते हैं इसको। ये तकरीबन हर 26 महीने आती है, यानी कि तकरीबन 2 साल बाद आती है। इस साल आई थी तकरीबन जून जुलाई में, अगले साल भी फिर 2022 में आई, 2024 में इस तरह चली। और टोटल डिस्टेंस कितना लगता है? जो अर्थ टू मार्स डिस्टेंस है ना, मिनिमम, और या ड्यूरेशन बता दें। डिस्टेंस थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो कर्व पाथ है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है। ड्यूरेशन बता दें। ड्यूरेशन हमारी जो मार्स तक पहुंचने की तकरीबन 5 मंथ्स 1 मिनट है। तो 5 मंथ से मतलब ये हुआ कि अगर मार्स और अर्थ लाइन होने लगे हैं तो आप उस वक्त लॉन्च नहीं करेंगे, उससे 5 महीने पहले। यानी कि ये अलाइनमेंट है ना, तो आप इससे 5 महीने पहले यहाँ पे लॉन्च करेंगे, और वो खुद ही आगे तक यहाँ तक पहुंचेगा। तो जब तक आपका रॉकेट पहुंचेगा तो बेसिकली मार्स आपके नियरेस्ट पॉइंट पे होगा। सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट तरीका यही है, और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट तरीका भी यही है। तो बस आखिरी चीज़ व्यूअर्स को ये बताएं कि कोई इस वक्त आप तो खुद तो सिमुलेशन में तो कई दफ़ा मार्स पे लैंड कर चुके हैं, लेकिन असली रियल लाइफ में जो मार्स के प्लान्स हैं कैलेंडर पे वो कहाँ पर हैं और कितने रियलिस्टिक नजर आते हैं? आखिरी बात के साथ एक बात पहले बोल गया कि जब ये रॉकेट हमारा मार्स तक पहुंच जाएगा ऑब्वियसली, तो उसने वापस ही लैंड करना है। पैराशूट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि एटमोसफियर इतना पतला है, तो लैंड करना पड़ेगा उसको इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप पूछ रहे हैं डेट्स का, तो इलॉन मस्क कह रहा है कि तकरीबन 2024, काफ़ी लेकिन एम्बिशियस है। इलॉन मस्क को लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा ओवर प्रॉमिस कर लेते हैं टाइम के लिहाज से, इसलिए आप इसको क्या नाम है सीरियस ना लें, विद अ ग्रेड ऑफ सॉल्ट लें, तो 2-4 साल आप उसको दे दो। लेकिन नासा का प्लान जो है वो काफ़ी, उन्होंने टाइम अपने आप को लगा के, नासा का आपको पता ही होगा, पहले कहते थे 2020 में करेंगे, 2018 में करेगा, वो बार बार उसको पुश बैक 22 भी कहा था 22 ने बहुत ज़्यादा उन्होंने पुश बैक किया। इनिशियली जो 60s में जब हम मून लैंडिंग की थी ना, तो वो कह रहे थे कि 80s तक हम मार्स पर इंसान भेज। जब उन्होंने 22 कहा वो उस वक्त भी बहुत दूर लग रहा था, क्योंकि उन्होंने 2012 में या 11 में कह दिया था कि हम 22 में जाएंगे। हाँ जी, तो उन्होंने तब भी ये कहा था, और 60s में जब मून लैंडिंग की तब उन्होंने कहा था कि 80s में पहुंच जाएंगे। तो तब से एक्सटेंशंस ले रहे हैं, तब से वो एक्सटेंशंस दे रहे हैं। लेकिन क्या नाम है, वो इलॉन मस्क कह रहा है कि 2024 में हमने जो पहला, वो कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली हम इंसान नहीं भेजेंगे,
क्योंकि इंसान भेजने के लिए आपको पहले सप्लाईज वगैरह भेजनी पड़ेगी, आपको अपने सोलर पैनल्स भेजने पड़ेंगे, फूड भेजना पड़ेगा। इसको कहते हैं टेराफॉर्म करना पड़ेगा। टेराफॉर्म नहीं, टेराफॉर्म को एक्सप्लेन करें। टेराफॉर्म अगली एपिसोड में, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है, लेकिन बेसिकली उसका मतलब टेराफॉर्म ये है कि आप किसी और दुनिया को हमारी दुनिया जैसे बना दें, ताकि आपको स्पेस सूट्स वगैरह पहनने की जरूरत न पड़े, बस आप आराम से अपनी जिंदगी जिए। ठीक है, लेकिन वो काफी लंबा टॉपिक है, वो अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली उनको अपनी रिसोर्सेज, खाना पीने की चीजें, अपनी जो फैसिलिटीज, रहने की जगह, सारे कुछ भेजना पड़ेगा इन एडवांस। और पहले वो भेजेंगे 2024 में कह रहे हैं, फिर 2026 में एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे, और क्या नाम है उनका मल्टी ईयर मिशन होगा, तकरीबन 3 इयर्स का मिशन होगा उनका। और क्या नाम है 3 इयर्स मिनिमम टाइम है, क्योंकि वो आपको लॉन्च विंडोज का भी पहले डिस्क्राइब किया। सही सही। 3 इयर्स हमारा मिनिमम टाइम है। और क्या नाम है उनको भेजेगा, उनके लिए पहले ही सारा कुछ सेटअप किया होगा रोबोट्स से, उनकी सारी रहने की जगह, उनके सोलर पैनल्स, खाना पीना सारा कुछ सेट हुआ होगा। तो वहाँ पे जाके अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन वो इलॉन मस्क के ये भी प्लान है कि 2050 तक 1 मिलियन लोगों की कॉलोनी हो मार्स पे। इसके लिए वो कह रहे हैं कि परमानेंट रेजिडेंस चाहिए होगी आपको मार्स के अंदर। तो वो कह रहे हैं उसका जो उसकी जो ड्रीम है ना, उसका ये है कि मैं वहाँ पे कॉलोनी बनाऊँ सिटी की तरह की, जहाँ पे लोग रहें और वापस ना जाए, सारी सेल्फ सफिशिएंट कॉलोनी हो, खाना भी अपना खुद ही वहाँ पे उगता हो, उनकी पीने पानी तो अर्थ से कोई डिपेंडेंसी न रह जाए। हाँ जी, पानी भी नेटिव है। और क्या खुद भी उन्होंने ये कहा है कि मैं पहले इंसान हूँ, मैं बनना चाहता हूँ जो इंसान, मैं एक इंसान इस तरह का बनना चाहता हूँ जो अर्थ पैदा हुआ और मार्स मरे, लेकिन लैंडिंग पे नहीं, उसके लैंडिंग के थोड़ी देर बाद मरे। चलिए, इस फन फैक्ट के बाद हम आखिरी बस बात ये बताते हैं कि व्यूअर्स को आप क्यों कहते हैं, जिनका इस वीडियो से पहले स्पेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपको क्या लगता है स्पेस का इंटरेस्ट इंसान की लाइफ में या उसके एक्सपीरियंसेस में क्या वैल्यू ऐड करता है? इसके साथ ही वीडियो स्पेस का इंटरेस्ट आपको पहली तो बात यही है कि स्पेस से पहले भी थी और अब भी कमर्शियल मार्केट में भी स्पेस एक ग्रोइंग वो चीज़ बन जाएगी आगे आते हुए। और दूसरी बात, इसलिए आपको इन्फॉर्म रहना ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली एक छोटे बच्चों को भी इस चीज़ का इंटरेस्ट होता है, थोड़ी सी आपको सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन, सेंस ऑफ वंडर आता है, तो थोड़ी सी बेशक आप लाइट हार्टेड नहीं ले, लेकिन आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मजेदार लगेगी। और मैं ये कहूँगा कि जब हम स्पेस को देखते हैं, आखिरी नोट ये है कि देखते हैं कि स्पेस कितनी बड़ी है, हम तो एक छोटे से डॉट पर रहते हैं, तो ये जो जिंदगी के छोटे छोटे मसले हैं ये कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लगते आपको, क्योंकि आपको पता है कि इन द ग्रेटर स्कीम ये जो सब कुछ है ये बहुत बहुत इनसिग्निफिकेंट है। इसलिए फिर आपको रियलाइज होता है कि हमारी ज़िंदगी कितना ज़्यादा आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी इस तरह से मिलती होगी कि अच्छा मुझे ज़िंदगी मिली है, मैं अपना जितना कुछ क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। करूँ। तो इसके साथ फिर आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू व्यूअर्स आज हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने एंजॉय किया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए, ताकि हम इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके साथ लाते रहें। मैं हूं समी और मेरे साथ हैं, और वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।